हेलो एवरीवन। आज मैंने एक कोट पढ़ा है ना, आई जस्ट रियली फील कि मुझे आपके साथ वो शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट हुई उससे आज सुबह सुबह पढ़कर। द कोट इज, देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू स्माइल, यू हैव टू फाइंड इट। हंसने का, मुस्कुराने का, खुश होने का एक ना एक रीजन हमेशा हमारे आसपास होता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि अभी सिचुएशन जैसी जिसमें हर तरफ लोग सफर कर रहे हैं, दुख है, सैडनेस है अराउंड एवरीवेयर, इन सभी चीजों के बीच में अगर एक रीजन हम चाहें तो हमें जरूर मिल सकता है जो हमें स्माइल दे सकता है या हमें खुश कर सकता है। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट थिंग। सो प्लीज फोकस ऑन द हैप्पीनेस। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एजेंडा, विच इज द एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटिंग 22nd of April. This is page number 6, editorial page of the Hindu e-paper. First article is open and safe. This article is about Prime Minister Modi ji's speech, जहां पर उन्होंने नेशन को एड्रेस किया था। सो उन्होंने क्या बातें बोली, क्या अश्योरेंस दी है वैक्सीनेशन पॉलिसी पर, किन चीजों पे काम करने की जरूरत है, इन सब बातों पर इस आर्टिकल पर डिस्कशन किया है। लेट्स हैव अ लुक डिटेल में कि क्या दिया गया है इस आर्टिकल में। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज राइट अबाउट लॉकडाउन। उन्होंने ये बोला है कि लॉकडाउन जो है वो एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उसके पहले अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं इस पैंडेमिक को तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। बट द वैक्सीनेशन पॉलिसी नीड्स रिफॉर्म। पर जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसमें काफी सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। If Prime Minister Narendra Modi's address to the country amid the raging storm of COVID-19 cases was intended as reassurance of the government's commitment to averting economic decline, अगर मोदी जी की स्पीच को हम ध्यान से देखें तो उन्होंने ये अश्योरेंस दिया है कि गवर्नमेंट जो है कमिटमेंट देती है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज को हम इम्प्रूव करेंगे। पर उन्होंने बहुत ही कम बातें बोली हैं कि हम इन चीजों के लिए करेंगे क्या। लिटिल इंसाइट इनटू स्पेसिफिक मेजर्स कि अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है, तो इनके लिए हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, इन चीजों पर उन्होंने बात नहीं करी। It should be evident from the pace of infection spread and the large number of deaths in several regions that the sensible course open to the center and state government is to enable economic production and consumption while massively scaling up the health response. So जो as of now situation है country की, जिसमें इकोनॉमिक प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो इन सब चीजों के ऊपर कैसे काम होगा ये नहीं डिस्कशन हुआ है। Mr. Modi, who advised states to treat lockdown as a last resort, has virtually acknowledged with the benefit of hindsight that last year's measure dealt a severe blow to unorganized labor and self-employed. So मोदी जी इन्होंने एडवाइस किया स्टेट्स को कि लॉकडाउन जो है वो आपका सबसे आखिरी रास्ता होना चाहिए। और उन्होंने ये बात बोली कि लास्ट ईयर जो भी मेजर लिए गए थे उस वजह से अनऑर्गेनाइज लेबर, मतलब जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं करते, सो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स और जो बिजनेसमैन है, उन इस कैटेगरी के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। सो नाउ द प्रायोरिटी नाउ इज फॉर द वर्कफोर्स टू बी वैक्सीनेटेड। सबसे पहले वर्कफोर्स को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए एंड कंटेनमेंट मेजर्स अगेंस्ट डिजीज स्प्रेड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू माइक्रो लोकेशंस। और ये जो डिजीज को स्प्रेड होने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा कि छोटी छोटी लोकेशंस पर ही रह जाए, ज्यादा ना फैले। Yet the crucial question is that of universalizing vaccinations for everyone above 18 years of age from May 1। पर सबसे important question है कि ये जो May 1 से हर किसी के लिए vaccinations available है जो 18 years से ऊपर की एज के, ये होगा कैसे? The center's latest policy has effectively opened the floodgates to an unregulated system with market-determined vaccine pricing। सो गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट पॉलिसी दी है जिसमें उन्होंने स्टेट्स को पावर दे दिया है कि दे कैन डिसाइड, दे कैन टेक डिसीजंस ऑन द वैक्सीनेशन। सो इस वजह से अब बहुत अनरेगुलेटेड सिस्टम हो गया है और जो वैक्सीन का जो प्राइसिंग है वो हर किसी का अलग अलग हो गया है। Rather
then use monopolist power to procure all vaccines for price cap distribution, extending the model that has been in place since March 1. The move has led to 266 to 400 price increase. 400% का प्राइस इंक्रीज हो गया कोविशील्ड का. स्टेट गवर्नमेंट के लिए फिगर 266% है और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 400% है. सो वैक्सीन के जो प्राइस कैप था पहले मार्च 1 से जब से स्टार्ट होता, पहले एक प्राइस कैप था कि इतना ही प्राइस पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा, बट अब ये कैप मूव हो गया है. Bharat Biotech has also hinted at the need to recover its investments in Covaxin through price flexibility. जो भारत बायोटेक है जिनका कोवैक्सीन है, उन्होंने बोला कि उनके भी इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर करना है, अगर उन्हें बेनिफिट लेना है तो उन्हें थोड़ा प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ही. Manufacturers should not be rushing to seek approvals in those regions where the profits are the highest, leaving out the poorer territories. So जो manufacturers है कोवैक्स, जो भी vaccinations के vaccines बनाने के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको उन रीजन्स पे नहीं जाना चाहिए जहां से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, और पुअर टेरिटरीज जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उनको छोड़ दें. All vaccines need a sustainable manufacturing base, but the government must ensure a good free people's vaccine for all. सभी के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस एक सेम होना चाहिए, पर गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि लोगों को अच्छी और फ्री में वैक्सीन अवेलेबल हो. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Now there are certain numbers कि कितनी स्पीड से हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं. So almost 3 लाख न्यू केसेस हैं, जिनमें से 2011 डेड है. 20th अप्रैल का डेटा है ये. India is waging a war against the virus that calls for strong leadership, decentralization to allow states to take speedy action and the effective use of regulatory authority. इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं इंडिया में कि ये वायरस के अगेंस्ट एक वॉर है, जिसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए. स्टेट्स को अपना अपना पावर दे देना चाहिए ताकि हर किसी का एक्शन जल्दी हो पाए और एफिशिएंटली उन सब चीजों पे ध्यान दिया जा पाए. Prime Minister is right to identify urban workers and labor as key coverage group for vaccination with support from the center and states. So Prime Minister ने बोला है कि सबसे important जो है वो workers और laborers है, इनको सबसे पहले vaccination देना चाहिए. Here, the union budget allocation of 35,000 crore for COVID-19 vaccine should be able to cover more categories this year, and the outlay can be enhanced if necessary. 35,000 करोड़ का जो बजट अलोकेट किया था कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज को कवर कर लेना चाहिए. Worldwide, government have made COVID-19 vaccination a fully state-funded effort. पूरी अगर वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो हर कोई वैक्सीनेशन को पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट का टास्क है, गवर्नमेंट फंड कर रही है इन चीजों को. The case for free market pricing for vaccines on the ground that private enterprise is leading vaccine development is overstated. So जो फ्री मार्केट है कि फ्री मार्केट प्राइसेस है, कहीं पर कुछ प्राइसिंग है, कहीं पर कुछ प्राइसिंग है, तो ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथों में चीजें जा रही हैं. For AstraZeneca Covishield, the single biggest research funding component at over 38 million pounds came from the British government. So Covishield के सबसे बड़े रिसर्च के लिए पैसा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया है. That is 38 million pounds, followed by overseas governments, universities and charities. So अलग अलग जगह से governments research के लिए पैसा दे रही है. What India needs is free universal vaccination modeled on the polio campaign. जैसे पोलियो का कैंपेन किया था पूरा, हर जगह से पोलियो खत्म हो चुका है क्योंकि फ्री और यूनिवर्सल दिया गया, हर किसी को दिया गया था फ्री में. तो वैसे ही कुछ कोविड-19 के लिए करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. द सेंटर कैन नॉट एब्डिकेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना. सो गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को गिव अप नहीं कर सकती है. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज की डेट में हर किसी को वैक्सीनेशन मिले, प्रॉपरली दिया जाए, फ्री और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए. तभी हम इस वायरस से जो हमारी लड़ाई चल रही है उससे हम जीत पाएंगे. चलिए, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल्स. नेक्स्ट आर्टिकल इज टुवर्ड्स रेशियल जस्टिस. रेशियल जस्टिस ये एक यूएस के इंसिडेंट्स पर बेस्ड आर्टिकल है. लास्ट ईयर अगर आप सभी को पता होगा तो एक इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि वहां के
पुलिस ने एक ब्लैक मैन को ऑन रोड ही पकड़ा किसी भी केस के तहत, और विद इन 8 to 9 मिनट्स उसे इतना टॉर्चर किया कि वो पर्सन की डेथ हो गई। सो इस वजह से हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे थे कि वो ब्लैक पर्सन था, इसीलिए पुलिस ने उसके साथ ज्यादती करी और उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपके स्किन कलर के बेसिस पर आपके साथ व्यवहार होता है। सो ब्लैक्स और व्हाइट्स यूएस में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। सो उस केस में, जॉर्ज फ्लॉइड केस में, अभी जो पुलिस इन्वॉल्व थी, जो पुलिसमैन इन्वॉल्व था, उसके ऊपर सारे चार्जेस लगाए गए। 3rd डिग्री चार्ज मर्डर का लगाया गया। सो इन सब, और मैन स्लॉटर का चार्ज लगाया गया। सो इनकाउंटर के अंडर इन सब चार्जेस के साथ ही पुलिस मैन के ऊपर चार्जेस लगाए गए, जो कि बहुत वेलकम स्टेप था कि हाँ, ये रेशियल जस्टिस है। अगर किसी ब्लैक पर्सन के साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है, तो उसे जस्टिस दिया गया है। सो मिस्टर जॉय बिडेन की गवर्नमेंट को लेकर बात करी है कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं ये रेशियल जस्टिस लाने में, सो दैट ये जो ब्रिज है, जो गैप है व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच का, ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा। चलिए, सो टोटली अबाउट one incident from the US only. Moving ahead towards a very important and crucial article. So we'll read this article in detail today. It is very important. Strengthening the process of choosing the police chief. Okay, strengthening the process of choosing the police chief. चलिए, इस आर्टिकल के पहले थोड़ा हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसे पुलिस हायरिंग होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, कैसे उनके ट्रांसफर्स होते हैं, कैसे उन्हें हटाया जाता है। तो ये चीजें हम सभी को पता है कि जो पुलिस है, आपने हर जगह सुना होगा कि ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें ऑर्डर है, हमें करना पड़ेगा, वी कैन नॉट डिनाई दिस। सो ये कब बोला जाता है? ऊपर से ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पुलिस के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, या जो पावर में जो सरकार है, वो पॉलिटिशियंस, वो नेताओं का कंट्रोल होता है। सो उन्हें कहीं ना कहीं वो लीडर्स को, जो पावर में है, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, जो भी मिनिस्टर है। सो उनके हाथ में पुलिस का ट्रांसफर होता है, अपॉइंटमेंट होता है, सस्पेंशन होता है। अभी रिसेंटली केस हुआ था महाराष्ट्र में, जब होम सेक्रेटरी के ऊपर वहां के एक्स कमिश्नर ने क्वेश्चनिंग करा था कि जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने ही हमें पैसा इकट्ठा करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे, 1 करोड़ रुपए का टारगेट दिया था। सो जब उन्होंने इस तरीके से बातें करी, कब हुआ गया? जब उन्हें सस्पेंड किया गया था किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पुलिस के अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर सिर्फ पावर्स एक ही जगह नहीं होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बॉडी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट प्लस इंडिपेंडेंट बॉडीज होनी चाहिए, जो मिलकर डिसाइड करेंगी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट या रिमूवल कितना जरूरी है और कैसे होना चाहिए। सो अभी तक क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, सिर्फ ये रेगुलेट कर रहे हैं। ये चाहे तो अपॉइंट करते हैं, ये चाहे तो हटा देते हैं। सो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज है, जस्टिस नहीं होता है, और पुलिस भी अंडर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में कई बार प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए बोला गया, अ बैलेंस नीड्स टू बी स्ट्रक बिटवीन द गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट रोल, गवर्नमेंट का कितना लेजिटिमेट रोल है, और पुलिस चीफ का ऑपरेशनल ऑटोनॉमी कितना है, कि पुलिस कितना ऑटोनॉमिकली काम कर सकती है, मतलब बिना किसी के इंटरफेरेंस के। चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या बोलता है। Recent developments in the Mumbai police, which resulted in the removal of Parambir Singh from the Mumbai Police Commissioner's post, focus the spotlight once again on long overdue reforms needed in the process of appointing and removing police chiefs. बहुत टाइम से ये चीज पेंडिंग है कि इस प्रोसेस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, कुछ अच्छे चेंजेस लाने की जरूरत है. A crucial way in which governments exercise control over the state police is through their
अनरेगुलेटेड पावर टू डिसाइड हु द चीफ विल। ये एक अनरेगुलेटेड पावर है, मतलब इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस या रूल्स नहीं है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने पावर्स को इंप्लीमेंट कर रही है, और अकेले वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन चीफ होने वाला है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेटिंग प्रोसेस, कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है जो ये असेस करती हो कि कौन क्वालिफाइड कैंडिडेट है। एंड द गवर्नमेंट असेसमेंट, इफ इट इज डन एट ऑल, रिमेन्स ओपेक एंड इज एन एक्सरसाइज बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। तो ये कोई इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, और जो गवर्नमेंट जिस तरीके से असेस कर रही है, गवर्नमेंट जो एनालिसिस कर रही है, वो किस तरीके से कर रही है ये भी किसी को पता नहीं चलता, और ये सारी चीजें बंद दरवाजों में होती है। इट मीन्स ये पब्लिक को नोन नहीं होता। While the principles of democratic accountability necessitate the police chief to remain answerable to the elected government at all times, the moot reform issue is in ensuring the right balance between conditioning the government's legitimate role in appointing or removing the police chief with the need to safeguard the chief's operational autonomy. चूंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें ये कंपलसरी है कि जो भी पुलिस का चीफ है उसे वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट को जवाब देना है हर समय। इस वजह से राइट बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है कि गवर्नमेंट का कितना रोल है और पुलिस अपना काम कितना फ्री तरीके से कर सकती है। इन दोनों का बैलेंस बनाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हैव एन ओवरसाइट पैनल, मतलब हर चीजों को एक ऊपर से देखने के लिए, जो क्लोजली और ध्यान से किसी चीज को एनालिसिस करे, एक ऐसे पैनल की हमें जरूरत है। Two elements are vital to reform in this area. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? First, need to shift the responsibility of appointment and removal from government alone to a bipartisan individual oversight body. मतलब ये अभी सोली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के हाथ में है किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करने का या हटाने का, ये अकेले गवर्नमेंट के हाथ में है। इसको शिफ्ट करके आप बाई पार्टीसन कर दो, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। तो एक तो गवर्नमेंट होगी, दूसरा होना चाहिए इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी जिसका गवर्नमेंट एक पार्ट हो। तो एक ओवरसाइट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और दूसरा गवर्नमेंट हो गया, दोनों मिलकर डिसाइड करना चाहिए। सो एस्टैब्लिशिंग अ स्टेट लेवल, हर स्टेट का अपना एक ओवरसाइट बॉडी बना देना चाहिए जिसका स्पेसिफाइड रोल होना चाहिए कि पुलिस चीफ का अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे सजेस्टेड होना चाहिए। और ये सबसे पहला सजेशन दिया था नेशनल पुलिस कमीशन ने, 1979 में एनपीसी बना था, और इसको काफी टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया था 2006 में। So while the top court entrusted the UPSC with a role in a shortlisting candidates from which the state government is to appoint the police chief, the model police bill places the responsibility with a multi-party state police board, also referred as the SSC. So इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, और फिर उन्होंने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन ये चेक करेगा कि कैसे ऑफिसर्स को अगर अपॉइंट करना है, इस प्रोसेस को कैसे चेक करना, ये सब कुछ काम होगा स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का। बट अब ये एसएससी ने कितना काम किया है ये देखते हैं आगे। चलिए, गैप्स इन एसएससी, कोई भी चीजें बनती जरूर है पर उनमें काफी सारे लूप होल्स रह जाते हैं। India has made little progress in constituting truly independent bodies. कोई प्रोग्रेस न के बराबर हुई है ये इंडिपेंडेंट बॉडीज को बनाने में। While 26 states and the union territories have established SSC, हालांकि 26 states और यूनियन टेरिटरीज में एसएससी बनी, either through new police acts or amendments or through executive orders, not a single one adheres to the balanced composition suggested by the top court. पर किसी ने भी प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं किया जो टॉप कोर्ट ने बोला था। किसी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, किसी में इंडिपेंडेंट मेंबर्स नहीं थे, या कहीं पर प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा था। इन एसेंस द कमीशंस रिमेन डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कहीं मतलब ये कहीं पर भी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और अल्टीमेटली एसएससी को भी कौन ही डोमिनेट कर रहा था? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब वही गवर्नमेंट जो पावर में थी। So moreover, in as many as 23 states, governments retain the sole discretion
of appointing the police chief. So 23 states में अभी भी गवर्नमेंट ही अकेले डिसाइड करती है पुलिस चीफ को लेकर. सिर्फ असम, Jharkhand, Karnataka और मेघालय, मिजोरम, these are the only states on paper the SSC is given the responsibility of shortlisting candidates. पर यहाँ पर भी कितना प्रोसेस फॉलो होता है ये अभी भी चेक करना बचा है. So कुछ चीजों में हमें अभी भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है. The second element critical to police reform is instituting an independent and transparent selection and decision making process around the appointment and removal against objective criteria. So अभी भी हमें एक independent और transparent selection process की जरूरत है. Independent मतलब किसी से भी associated ना हो. So much standard setting work is needed on this, as only basic safeguards have been defined in reform measures towards protecting the operational autonomy of the police chief. On appointments, the Code and the Model Police Act require UPSC to shortlist candidates on the basis of length of service, service record. ये काफी सारे factors हैं जिनके basis पर ये decide किया जाता है कि किसी भी पुलिस चीफ को कैसे अपॉइंट करना है. तो यूपीएससी से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होना चाहिए, कितने टाइम का सर्विस किया है, रिकॉर्ड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके अपॉइंटमेंट करना चाहिए. बट हाउएवर नो फर्दर गाइडेंस हैज बीन डेवलप्ड ऑन एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स. इन सारे टर्म्स की माइनर डिटेल्स फिर भी मेंशन नहीं है कि कितना एक्सपीरियंस सफिशिएंट होता है, कितना लेंथ ऑफ सर्विस होना चाहिए, किस तरीके का सर्विस रिकॉर्ड आपको जरूरी है. ये सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड में पॉइंट्स मेंशन ही नहीं करे गए. Similarly, no scrutiny process has been prescribed to justify removal from tenure post. तो जैसे अपॉइंटमेंट के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है, वैसे ही रिमूवल के लिए भी कोई प्रॉपर प्रोसेस मेंशन नहीं करा गया है. The NPC had required state governments to seek the approval of the SSC before removing the police chief. NPC ने ये बोला है कि किसी भी पुलिस चीफ को हटाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एसएससी का परमिशन लेना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, पर इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है. मोस्ट स्टेट्स ओमिट इवन दिस कर्सरी स्टेप. बहुत सारे स्टेट्स इस स्टेप को ही हटा देते हैं. Indeed, Supreme Court has rightly emphasized that prima facie satisfaction of the government alone is not sufficient. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और बहुत सही बोला गया है कि अकेले गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती कि किसी भी पुलिस चीफ को उसका टर्म खत्म होने के पहले अगर आप हटा रहे हैं तो उसका जो रीजन है वो अकेले गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती. बट इसको कोई फॉलो नहीं करता. So clear and specific benchmarks need to be integrated into decision-making process, both on appointments and removals, to prevent politically motivated adverse actions. So बहुत clear और specific आपको guidelines की जरूरत है, benchmarks की जरूरत है, अगर ये decide करना है कि किस तरीके से उनका appointment और removal होता है. Enabling fairness. So यहाँ पर एक example दिया था कि यूके में किस तरीके से फॉलो किया जाता है प्रोसेस. वो लोग पब्लिक को भी इन्वॉल्व करते हैं, पब्लिक हियरिंग्स होती हैं जिसमें पब्लिक भी डिसाइड करती हैं कि किसी भी पुलिस का अपॉइंटमेंट या रिमूवल कैसे होना चाहिए. The proposed candidates are required to participate in hearing organized by the police and crime panel in each area, where questions center on the candidate's ability to recognize and understand the separation of political and operational responsibilities in relation to the post. So यूके के एग्जाम्पल को बताया कि किस तरीके से किसी भी पुलिस चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए एक हियरिंग होता है जहाँ पे उसके एबिलिटी को देखा जाता है, उसको पॉलिटिकल और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग करके डिसाइड किया जाता है. So this constitutes a crucial step of the time-bound vetting process based on which panel makes its recommendation on the suitability of the candidate. So वो कैंडिडेट कितना सूटेबल है फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशंस होता है और ऐसा ही प्रोसेस उनके रिमूवल्स के लिए भी फॉलो किया जाता है. So such steps can help ensure fairness in administrative decisions and need to be considered in our context as well in order to protect the political neutrality of the police.
सो ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट डोमिनेटेड पुलिस नहीं होना चाहिए, पुलिस को फेयर वर्क करना चाहिए। उसके लिए हमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा कम होगा, तभी पुलिस न्यूट्रलिटी आ सकती है, पुलिस इंडिपेंडेंट मैनर में सही काम कर सकती है। Any further delay in implementing reforms in this area will continue to demoralize the police and cripple the rule of law. इन रिफॉर्म्स को, अगर इन चेंजेस को और डिले किया गया तो कहीं ना कहीं पुलिस भी डिमोरलाइज होती है, क्योंकि उन्हें फ्रीली काम करने के पावर्स नहीं होते, वो गवर्नमेंट के अंदर दबे हुए होते हैं, और जो लॉज है उनको भी तोड़ा मरोड़ा जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों के लिए ये एक फेयर प्रोसेस पे काम किया जाए कि कैसे इनका अपॉइंटमेंट, सस्पेंशन, ट्रांसफर, रिमूवल, ये जो प्रोसेस है कैसे काम करता है, इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। आपका आज का होमवर्क है कि आप ये पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट का कितना रोल होता है, किस तरीके से इन्हें रिमूव किया जाता है, किन ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है, और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीजों के ऊपर आज आपको स्टडी करना है। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।